नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग और कोड है C3। तो C3 में आज हम बात करेंगे निर्णय लेने की विधि। निर्णय लेने की विधि क्या है, कौन सी विधि है? छात्रों, हम पिछले क्लास में भी निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रकार, निर्णय लेने के आवश्यक तत्व, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, निर्णय लेने की विधि। ठीक है। निर्णय लेने की एक विधि होती है, कभी हम व्यक्तिगत रूप से और कभी हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। जो भी व्यक्ति अथवा समूह निर्णय लेता है उसे किसी न किसी विधि का सहारा लेना पड़ता है। विद्यालय से संबंधित प्रकरणों एवं समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए कुछ विधियां हैं। ये विधि हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन सी विधि है निर्णय लेने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक चार्ट मिलेगा आपको। उसमें विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित करना से शुरू हुआ है कि विद्यालय के उद्देश्य कैसे निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम समस्या पर जाएंगे कि समस्याएं क्या हैं। समस्या जब पता चल जाएगा तब तथ्यों का पता लगाना एवं सूचनाएं एकत्रित करना, संकलित करना समस्या के समाधान के लिए। फिर है तथ्यों का पता लगाने के लिए योजनाएं तैयार किया जाता है, योजनाएं तैयार करना, फिर परीक्षण एवं मूल्यांकन करना, और फिर है निर्णयों को नियोजित करना, और फिर निर्णय लागू करना, और लागू किए गए निर्णय का मूल्यांकन करना, फिर है मूल्यांकन के आधार पर क्रियाएं करना। तो ये चार्ट है और यही जो क्रियाएं हैं विद्यालय के उद्देश्य इसी से निर्धारित किए जाते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि निर्णय लेने की संपूर्ण विधि क्या है। तो ये संपूर्ण विधि है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस जो प्रारूप है, प्रारूप के आधार पर निर्णय लेने के लिए जो विद्यालय के प्राचार्य होते हैं उनको कुछ क्रियाओं को अपनाना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि निर्णय लेने के लिए उसको प्राचार्य को अपनाना पड़ता है। तो ये पहला है, समस्या का अर्थ जानकर उसे परिभाषित करना। पहला है समस्या का अर्थ जानकर उसे परिभाषित करना। ठीक है। इसमें देखेंगे कि समस्या की पहचान करते हैं और फिर उस समस्या को परिभाषित करते हैं। तो समस्या का डिफाइन द प्रॉब्लम। प्राचार्य को इस क्रिया को करते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए और पर्याप्त समय समस्या के समझने एवं इसको परिभाषित करने में लगाना चाहिए।
प्रत्येक समस्या किसी न किसी स्थिति से जुड़ी होती है, जिसके कारण असंतोष पनपने लगता है। तो व्यक्ति इसी असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वह सर्वप्रथम समस्या को समझकर उसका अर्थ जानने का प्रयास करता है। यदि समस्या के बगैर समझे व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उससे समस्या का समाधान होने का स्थल पर वह और जटिल रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में सारे निर्णय गलत सिद्ध होते हैं और वास्तविक समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। तो प्राचार्य को चाहिए कि ऐसी स्थिति में समस्या के प्रत्येक पहलू पर अलग से विचार करें और विश्लेषण क्रिया के माध्यम से समस्या को समझने का प्रयास करें। बगैर समस्या को समझे निदानात्मक प्रयास करना उसके लिए अहितकर सिद्ध होता है। तो समस्या को सबसे पहले समझने का प्रयास करना चाहिए और समस्या को समझकर तभी उसमें सही निर्णय लिया जा सकता है। तो प्रशासक को इस स्तर पर समस्या के समाधान के लिए उन शर्तों एवं स्थितियों का भी पता लगाना चाहिए जिन पर निर्णय लेकर हम समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो समस्या का अर्थ जानकर उसे परिभाषित करना। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करके। समस्या का विश्लेषण करके। ठीक है, एनालिजिंग द प्रॉब्लम। प्रथम चरण में समस्या का अवलोकन करने के पश्चात जब हम समस्या का अर्थ जान गए, समस्या की परिभाषा जान गए, उसके बाद हम समस्या का विश्लेषण करते हैं। तो प्रथम चरण में समस्या का अवलोकन किए, फिर उससे संबंधित उद्देश्यों को निर्धारित करके समस्या के पहलुओं पर गहन विचार किया जाता है। और दूसरे चरण में समस्या का विश्लेषण करके वर्गीकरण किया जाता है। समस्या का विश्लेषण किया जाता है, फिर वर्गीकरण किया जाता है और संबंधित तथ्यों का पता लगाया जाता है। समस्या का वर्गीकरण करने से यह विदित हो जाता है कि किसे निर्णय लेना है, निर्णय लेते समय किन किन व्यक्तियों से संपर्क करके सलाह लेता है और किन व्यक्तियों को लिए गए निर्णयों से अवगत कराना है। समस्या के वर्गीकरण से हम यह भी जान जाते हैं कि निर्णयों को व्यवहारिक रूप में किस प्रकार उतारते हैं। तो वर्गीकरण के 4 प्रमुख सिद्धांत बताए गए। निर्णयों का भविष्य में होने वाला प्रभाव। जब हम निर्णय लेते हैं तो उसका विद्यालय पर, शिक्षक पर या जो लोग उस निर्णय से जुड़े होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निर्णयों का विद्यालय की क्रियाओं एवं विभिन्न गतिविधियों पर प्रभाव। निर्णय में सम्मिलित होने वाले संख्यात्मक विचार निर्णय की
विशिष्टता। तो वर्गीकरण से यह विदित हो जाता है कि निर्णयों ने विद्यालय की प्रगति में क्या योगदान दिया है। वर्गीकरण के लिए समस्या से संबंधित प्रत्येक तथ्य को देखना पड़ता है। प्राचार्य को चाहिए कि वह यह निश्चित करे कि तथ्यों की जानकारी उसे लेनी है और यह जानकारी वह कैसे प्राप्त कर सकता है। तथ्यों को संगठित करने के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता है। अतः प्राचार्य को निर्णय लेने की दृष्टि से इस तथ्य में प्रवीण होना चाहिए, प्रवीण होना आवश्यक है। प्राचार्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी तथ्य संकलित किए जाएं, उनसे समस्या का समाधान हो सके। केवल तथ्यों का संकलन करना पर्याप्त नहीं है। प्राचार्य को यह भी जानना आवश्यक होता है कि उन तथ्यों को किस प्रकार से, किस रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे कोई निर्णय लेकर समस्या का समाधान हो सके। यह तीसरा है समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक हल खोजना। समस्या वैकल्पिक हल खोजना। निर्णय नहीं है, हल है। ठीक है, यानी सर्चिंग अल्टरनेटिव, समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक हल खोजना। तो ये निर्णय लेने का तीसरा तरीका है, तीसरा चरण। समस्या के सुलझाने हेतु विभिन्न वैकल्पिक संसाधनों को या समाधानों को प्रस्तुत करना है। तीसरे चरण में क्या करना है? समस्या के समाधान, समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को प्रस्तुत करना कि इस समस्या के इतने समाधान हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो गलत समाधान प्रस्तुत होने का भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में प्राचार्य वास्तविकता से दूर हटकर अपनी कल्पनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं और साथ ही गलत क्रियाएं भी करने लगते हैं। तो प्राचार्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए और समस्या के विभिन्न वैकल्पिक समाधानों पर गहनता से विचार करना चाहिए। जब प्राचार्य विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को प्रस्तुत करने लगता है तो उसके पास स्वाभाविक ढंग से विभिन्न विचार आने लगते हैं, जिनसे अनिश्चितता का बादल छट जाते हैं और वह सही वैकल्पिक समाधान को चुनकर सही निर्णय लेता है। यही कारण है कि समस्या के समाधान के लिए विभिन्न वैकल्पिक हल खोजना निर्णय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह है निर्णय लेने का तीसरा चरण, जिसमें समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकार करना।
सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकार। यानी जब समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक हल खोजे गए, विभिन्न प्रकार के हल खोजे गए, तो उन वैकल्पिक समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकार करना। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के समाधान खोज निकालते हैं तो अगला कदम प्रत्येक समाधान का विश्लेषण, एक दूसरे से तुलना करना है और यह पता लगाना है कि सभी समाधानों में सर्वश्रेष्ठ समाधान कौन सा है। निर्णय लेते समय सही और श्रेष्ठ समाधान को ही चुनना चाहिए, जिससे न तो समय और न ही श्रम व्यर्थ जाता है। ठीक है, तो विभिन्न समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना चाहिए। अब देखना यह है छात्रों कि सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन किस बात पर करना चाहिए, उसका आधार क्या है, तो उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं। उसमें है पहला कि संभावित जोखिम अनुमान, यानी जो अपेक्षाएं एवं आशाएं हमारी हैं और जिनके अनुरूप क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें संभावित जोखिम का अनुमान लगाना, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जिसमें जोखिम सम्मिलित न हो। जिस समाधान एवं कार्य में जोखिम कम हो और उससे होने वाले लाभ की आशा अधिक हो, तो हमें उस समाधान का चयन कर लेना चाहिए। फिर है विद्यालय के क्रियाकलापों में बाधा न होना, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। प्राचार्य को ये चाहिए कि यह विद्यालय की गतिविधियों में कम से कम बाधा डाले और कम प्रयास में विद्यालय के स्रोतों एवं साधनों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति की आशा से विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग करें। फिर है तीसरा आधार ये सोचना है महत्वपूर्ण क्षेत्र की खोज, यानी प्राचार्य को हमेशा ये पता लगाते रहना चाहिए कि संपूर्ण विद्यालय की गतिविधियों में कौन सी स्थिति या कौन सा क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के निर्णय से कोई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक सबके हित में किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र की खोज ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है और यह है सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन। विभिन्न समाधानों में सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन तभी किया जा सकता है जब निर्णय लेने से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट ज्ञान हो। प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए कुछ निश्चित तथ्य होते हैं जिनके आधार पर यह आंका जा सकता है कि इन तथ्यों से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है या नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन तभी होता है। तो सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकार करने के लिए हमको 4 महत्वपूर्ण बातों को आधार मानना चाहिए। पहला है संभावित जोखिम अनुमान, दूसरा विद्यालय के क्रियाकलापों में बाधा न होना, तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र की खोज और चौथा सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना। ठीक है, तो यह है सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकार करना के पीछे मुख्य बातें।
अब लास्ट हमारा पॉइंट है, चौथा के बाद पांचवा है, लिए गए निर्णय को कार्य रूप में परिणत करना। यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ समाधान स्वीकार कर लिया गया, निर्णय ले लिया गया, और उस निर्णय को कार्य के रूप में परिणत कैसे करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो लिए गए निर्णय को कार्य रूप में परिणत करना। कार्य रूप में परिणत करना। ठीक है, तो अप्लाइंग द डिसीजन, अप्लाइंग द डिसीजन, यदि कोई निर्णय ऐसा है जो व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, तो वह निर्णय न होकर केवल एक कल्पना होगी। प्राचार्य द्वारा लिए गए निर्णय का महत्व इस बात में अधिक है कि विद्यालय के सभी कर्मचारीगण उस निर्णय के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य करें। निर्णय तभी प्रभावी माना जाता है जब संबंधित व्यक्ति यह समझते हों कि निर्णय में किन किन बातों का समावेश किया गया है और उस निर्णय के आधार पर उनसे क्या अपेक्षाएं हैं तथा इन्हें कौन सी नवीन भूमिकाएं निभानी है। प्राचार्य के लिए यह आवश्यक है कि यदि उसे कर्मचारियों द्वारा निर्णयों का पालन कराना है तो उसे कर्मचारियों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। कोई भी प्रशासक यदि अपने अधीन कर्मचारियों के विचारों का आदर करता है अथवा निर्णय लेते समय उनसे चर्चा करता है तो वह अपने निर्णयों को कार्य रूप में परिणत कराने में सफल रहता है। तो प्राचार्य को चाहिए कि वह लिए गए निर्णयों में विद्यालय के कर्मचारियों को भी सम्मिलित करें, जिससे उनकी कार्य रूप में परिणत करने के लिए कर्मचारियों का सहयोग बगैर किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके, क्योंकि सहयोग के बगैर कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लागू करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। तो ये रहा निर्णय लेने की विधि। निर्णय लेने की विधि में आपने देखा सबसे पहले समस्या, उसको समझना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के हल खोजे जाते हैं, बहुत प्रकार के, फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ समाधान को, हल को स्वीकार किया जाता है, फिर लिए गए निर्णय को कार्य रूप में परिणत कराया जाता है प्राचार्य के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा छात्रों निर्णय लेने की विधि, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।